यही एक ऐसा पेशा है जिसको मैं आज कहूँगा, आज भी लोगों से कहूँगा, अगर मन में सर्विस की भाव नहीं है, बिजनेस की भाव है, तो और बहुत प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को छोड़ो। क्योंकि जो मरीज है, जो मरता हुआ मरीज आता है, जो दुखी मरीज आता है, वो अपना सर्वस्व त्याग के आपके पास आता है। जब आप बहुत दुखी होते हो तो आप भगवान के पास जाते हो, और भगवान के पास जब जाते हो तो आप क्या हाथ जोड़ के जाते हो कि अब मैं कुछ नहीं हूं। आज हम मिलेंगे एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश यादव जी से, जिन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को समाज सेवा माना है। इन्होंने एम्स जैसे हॉस्पिटल को, जहां की लाखों मरीजों का मुफ्त में इलाज होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का दर्जा दिया है। हम शुक्रगुजार हैं उस कमेटी का जिसमें वो थे, जिसकी वजह से 2 लाख का हार्ट स्टेंट केवल 30,000 रुपये में देशवासियों तक पहुंचा और कई सरकारी योजनाओं में गरीबों के लिए मुफ्त में ही उपलब्ध कराया। तो आज बात करते हैं बीसी रॉय अवार्ड और यश भारती से सम्मानित डॉक्टर राकेश जी से, जो थे तो बैक बेंचर पर लीड करते थे हमेशा फ्रंट से। डॉक्टर साहब, आप पढ़ाई और खेलकूद में कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाते थे? टीटी खेलता था, टीटी में मुझे रनरशिप मिलती थी, अपने बैडमिंटन खेलता था, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, चेस का हमेशा चैंपियन रहा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, नाटक, डिबेट। मैंने एक जिंदगी का असूल लगाया कि अगर पढ़ने में बोर हो जाओ तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करो। सर, आपका जब यूपी में मेरिट लिस्ट में नाम आया था तो उस वक्त स्कूल में माहौल कैसा था? 8th क्लास में हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे, डीपी श्रीवास्तव जी, और वो मेरे घर आते थे और उन्होंने कहा इस बच्चे को मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। बड़ा अजीब सा 8th क्लास में हिंदी पढ़ाना, और उनकी आदत थी जब स्कूल ख़त्म होता था 5 साढ़े 5 बजे तो आ जाते थे, बैठो। शुरुआत में तो बड़ा वो लगता था कि यार अब हिंदी पढ़ने की भी कोई चीज़ है, और वो भी शाम को खेलने के समय। 9th क्लास में हमारे ख्याल से ये 6 महीने हो चुके थे, और एक दिन आए शाम को और वो कहते हैं राकेश तुमको यूपी टॉप करना है यार। हमने कहा सर क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा संभव है क्या? मैं गोंडा जैसे छोटे शहर में आप कह रहे हैं कि 10th में आपको यूपी टॉप करना है। बट मेरी एक हमेशा आदत थी, जब घर में सब खा पी के 10 बजे सो जाते थे तो मेरी पढ़ाई 10 बजे शुरू होती थी, और बिल्कुल छोटी सी, और मैं 2, 3, 4 बजे तक, कभी कभी मन करता था उगता हुआ सूरज देखूं। सुबह 3 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, वो पेपर वाला था। उसने पूछा आप ही राकेश यादव हो? आपके पिताजी का नाम कृष्ण कुमार यादव? हमने कहा जी। आप टॉमसन कॉलेज में पढ़ते हो? हमने कहा जी। कहा आपने साहब मेरिट लिस्ट में आप आए हैं? अच्छा। हमने कहा हाँ मुझे मालूम था, मैं आके सो गया। लेकिन सुबह 9 बजे जब पेपर आया, कॉलेज में पता लगा, तो बड़ा हंगामा कटा। भाई पहली बार गोंडा डिस्ट्रिक्ट से कोई यूपी की मेरिट में आया था। सर, आप बैक बेंचर थे या फ्रंट बेंचर? बैक बेंचर था, क्योंकि आदत फ्रंट बेंच में बैठने की नहीं थी, थोड़ा शर्मीला भी था, पीछे बैठा रहता था। तो एक बार हमारे एक राम जी टीचर जी थे, एनाटॉमी पढ़ाते थे, बड़े स्ट्रिक्ट माने जाते थे, उन्होंने खड़ा कर दिया कि तुम सो रहे थे? हमने कहा नहीं सर, मैं गुरुजी मैं तो बिल्कुल नहीं सो रहा था सर। नहीं तुम नहीं। हमने कहा सर मेरी एक आदत है कि मैं आंख बंद करके जो आप बोल रहे हो मेरे दिमाग में फीड हो जाता है, आंख खोलूंगा तो नहीं फीड होगा। उन्होंने कहा बताओ मैंने क्या पढ़ाया, और मैंने बिल्कुल अक्षरशः वो पढ़ा दिया। बैक बेंचर था तो किसी को ये भी नहीं एहसास था कि मैं MBBS में भी पास हो पाऊंगा। बट हाँ, जब MBBS का रिजल्ट आया तो मैंने फर्स्ट प्रोफेशन में अपने बैच में टॉप किया। आपकी मेडिकल लाइफ की सबसे बड़ी सीख क्या रही है? अजीज टीचर थे मेरे, HOD थे हाजा साहब। उन्होंने हमेशा एक सबसे बड़ी बात जो मुझे सीख सिखाई, कि आज भी मेरे कानों में गूंजती है कि अगर मौत की इज्जत नहीं कर पाओगे तो जिंदगी की इज्जत नहीं कर सकते। इसलिए मैं सबसे लोगों से, बच्चों से ही कहता हूँ, जो सबसे बुरी चीज़ है उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत करना। एज ए डॉक्टर, आपकी लाइफ में ऐसा वो पल जिसने आपको सबसे लंबे टाइम तक हॉन्ट किया हो? हाँ, कुछ पल तो होते हैं डॉक्टरों की ज़िंदगी में, खासकर उसके पेशेंट से कंसर्न होते हैं। आज भी मुझे MD में वो दिन याद है जब एक माँ अपने होगा करीब 18-19 साल के बच्चे को लेके आई थी, और आई और उसको फीवर था। हम OPD में थे, उस फीवर का डायग्नोसिस के लिए अब हाँ उसमें भीड़ थी, तो शायद मैं उस मरीज की सीवियरिटी नहीं समझ पाया था। मैंने कहा अच्छा बुखार है, चलो बैठो वो करो, और उसको थोड़ी देर में मैंने देखा। हमने कहा ये जांच वांच करा लो, वो बेचारी गई और एक्सरे करा लो। तो अब हमारे यहाँ उस समय एक्सरे होता नहीं था, बाहर से करा वरा के आई, और वो पेशेंट मेरे सामने कोलैप्स कर गया। और उस समय उतना हम लोग इक्विप नहीं होते थे आगरा में, एंड ही डाइड। उसके बाद जब उस पर डिबेट हुई तो एक सिंपल सी चीज़ थी कि अगर मैंने गलती से उसकी पल्स देख ली होती
भीड़ थी तो पता लगा कि फीवर तो था बट उसकी पल्स रेट बहुत स्लो थी। मोस्ट प्रॉब्ली जो भी उसको चीज़ रही हो। और उसकी माँ ने मुझसे कुछ नहीं बोला। उसकी माँ ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली जब कही कि डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान दे दिया कर। आज भी मेरे दिमाग से वो शब्द नहीं जाता। आज भी मैं कभी भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मरीजों पे पूरा ध्यान दूँ। हो सकता थकान के कारण, भीड़ के कारण, बट मेरे जहन में कभी ये नहीं आता कि मैं थोड़ा ध्यान दे के ही निकल जाऊँ। आपकी लाइफ में आपके अपनों का क्या इन्फ्लुएंस रहा है? जिंदगी जीनी है तो सीख मिलती है माँ बाप से, परवरिश होती है माँ बाप से, पत्नी हमेशा साथ देती है और दोस्त वो होते हैं जो आपके दुख में आपको खुश करते हैं। अगर मुझसे कोई ये कहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा आपको शक्ति कौन देता था, तो मेरी माँ देती थी। ऑब्वियसली सबकी माँ सबसे ज्यादा अटैच होती है। उन्होंने हमेशा मुझे एक बात बोली, कभी ना बहुत दुखी हो जाऊं या परेशानी आती थी तो उन्होंने उसका मैं इंग्लिश में आपको बोलता हूं कि बेटा लाइफ इज नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, इट इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। हमेशा कहती थी कि तुम जिंदगी से प्रॉब्लम से लड़ना मत क्या करो, ये मानो कि आई है तो कुछ बात होगी, इट इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। मेरे पिताजी में क्या था? मेरे पिताजी में था कि वो मुसीबत को मुसीबत मानते ही नहीं थे। आज भी नहीं मानते। ही इज 81 ईयर ओल्ड, अकेले रहते हैं, फिट आदमी है, शुगर कभी भी HbA1c 9 से कम नहीं हुई, लेकिन टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहते हैं कुछ चीज मुसीबत होती ही नहीं जिंदगी में, ये जो हो रही है इसलिए हो रही है कि इसको होना था। एक किसका इलाहाबादी उनका एक शेर है ना कि जो होना है वो होके रहेगा, अगर ना होता तो हरगिज ना होता। सर, एम्स में आना कैसा रहा? तो ख्वाब था। जब मैंने MD का एग्ज़ाम देने आया था तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं एम्स पहुंच पाऊंगा। जब एम्स के बाहर से गुजरता था तो ऐसा लगता था ये कोई बहुत बड़ा मंदिर है जहां शायद हमारी एंट्री हो ही नहीं सकती है। ख्वाब होता था। आपके लिए एम्स क्या है? आज जो समाज में मेरा नाम है उसमें मेरे इस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा योगदान है। तो मेरा नाम हमेशा जोड़ा जाता है डॉक्टर राकेश यादव, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली। तो प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी तक तो मैं बहुत छोटा हूँ, जैसे उसमें एम्स न्यू दिल्ली जुड़ता है मैं बहुत बड़ा हो जाता हूँ। और सर, सोसाइटी के लिए एम्स क्या है? इस धरती पे इतना बड़ा अस्पताल जो इतने गरीबों का इलाज करता है, इस धरती पे दूसरा नहीं है। आज भी एक गरीब इंसान जिसके पास कोई पैसा नहीं है, अगर एम्स में आ गया, उसको ढंग का डॉक्टर मिल गया, वो भर्ती हो गया, उसका इलाज होगा, फ्री में होगा। जिसको आज भी मेडिकल प्रोफेशन का सबसे बड़ा, चाहे उसको आप मंदिर कह लीजिए, चाहे मस्जिद कह लीजिए, चाहे गुरुद्वारे कह लीजिए। सर, स्टेंट को एसेंशियल आइटम घोषित किया गया है। सो कितनी प्रॉब्लम्स आई इस रेवोल्यूशनरी स्टेप को लेने में? मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, सिस्टम सुधारना है तो कभी पास्ट में मत जाओ, करंट सुधारो। जो पास्ट में गलतियां हो गई उसको इग्नोर करो, क्योंकि जब तुम पास्ट को खोदने लगोगे तो तुम अपनी नींव को जर्जर करो। भारत सरकार में एक मुकदमा हाईकोर्ट में हुआ था और उस मुकदमे में कहा गया था कि स्टंट को असेंशियल आइटम घोषित कर दो, क्योंकि अभी यह है कि जो भी चीज़ असेंशियल घोषित हो जाती है मेडिकल प्रोफेशन में, उसकी प्राइस कैपिंग हो जाती है। तो उसमें एक कमेटी बनी थी और इस कमेटी का मैं कोऑर्डिनेटर था, डॉक्टर YK गुप्ता उसके चेयरमैन थे। और बड़ा डिबेट, 2 साल, आप समझ सकते हो कि 2 लाख का स्टंट घट के 30,000 में हो जाए तो कितना ह्यू एंड क्राइम मचा होगा। इस सरकार ने भी हम लोग का साथ दिया और इसके बाद ये स्टंट असेंशियल घोषित हुआ और आज देखिए आपको सारे टॉप स्टंट वही 32,000 33,000 में मिल रहे हैं। स्टेंट के प्राइस ड्रॉप का आइडिया कैसे आया? देखिए आइडिया क्या कि हमारे देश में जो ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है ना, बड़ी रैम्पेड है। 6 से 8% पॉपुलेशन इससे पीड़ित है और ये बड़ी महंगा इलाज है। अगर आप कैप ना होता और सरकार ने जब माना कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, बीज का सारा पार्ट प्रॉफिट में है, तो हम कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अनड्यू किया गया, कि बिल्कुल घटा दिया गया। सब उन्होंने देखा कि इंपोर्ट प्राइस इसका इतना है, आता इतने रुपए में, बिकता इतने रुपए में, ये तो मार्जिन था ना, तो उन्होंने बस मार्जिन को कट किया, कम किया। सरकार अब फ्री में स्टंट दे पा रही है, बहुत जगह बहुत योजनाओं में फ्री में स्टंट लग रहा है। मेडिकल लाइन में किसी तरह का करप्शन? वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। करप्शन सामाजिक भी हो सकता है, करप्शन डॉक्टर का अपने पेशेंट के प्रति भी हो सकता है, करप्शन फाइनेंशियल भी हो सकता है, करप्शन जो आपको कर्म करना था वो भी नहीं कर रहा है, वो भी एक करप्शन है।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर आदमी मानता है कि मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा जब व्यापारी माइंडसेट घुस जाए कि ये बिजनेस है, तो अपने आप दिमाग में करप्शन आ जाता है, फिर हम प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया कि अननेसेसरी सर्जरीज हो जाती हैं, अननेसेसरी दवाएं दी जाती हैं, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं। और ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर करप्ट हैं। करप्शन आपकी अपनी चीज़ होती है। मैं आज भी जानता हूं, आज भी मेरे जो साथ हैं बहुत ऐसे डॉक्टर हैं, मैं कहूँगा, जो बिल्कुल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ना ही वो करना चाहते हैं। सर, डॉक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायक समय कौन सा होता है? डॉक्टर के लिए जो सबसे कष्टप्रद समय होता है, जब वो एक मरीज को ना बचा पाए और उस मरीज की आंखें ऐसी होती हैं कि डॉक्टर साहब बचा लो, और हम ये मानते हैं कि आज के मेडिकल प्रोफेशन में इतनी क्षमता नहीं है कि हम आपको बचा सकें। हमारे प्रोफेशन में ना आपको हर समय हताशा लगती है, यार क्या हो गया, मैंने तो सब सही किया था, अचानक ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, पेशेंट अरेस्ट हो गया, मर गया, हमारा इंटेंशन तो सही था, हम सही कर रहे थे, क्या हुआ समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि ये बॉडी सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत बार मैं ही कहता हूँ कि मैं जो डायग्नोसिस बना रहा हूँ, मैं ही श्योर नहीं हूँ कि वो ठीक है। मैं जो प्रोसीजर कर रहा हूँ, मैं ही श्योर नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो एक पेशेंट है, अब पेशेंट में कहाँ क्या है, इतनी नॉलेज, इतनी बीमारियां हैं कि हम तो बिल्कुल पूरी तरह से हम अपने को परिपक्व मानते हैं मेडिकल साइंस में। तो गलती हो सकती है, क्योंकि जो दिमाग नहीं जानता वो आंखें नहीं दे सकती हैं। एक किस्सा था, एक पेशेंट थी, ओल्ड लेडी, करीब 60 साल की, आज से 10-12 साल पुराना किस्सा। बड़ा सिंपल सी इसकी एंजियोप्लास्टी थी। मैं कहूँगा कि आज अगर मुझसे कहा जाए एंजियोप्लास्टी की सीवियरिटी में, तो मैं उसको सबसे सिंपल एंजियोप्लास्टी मांगूंगा। तो पेशेंट लेटा, मैंने कर दिया, मुश्किल से 2-3 मिनट में स्टंट पुटअप हो गया, और उसके बाद पता लगा कि मरीज का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। कुछ समझ में नहीं आया कि सब ठीक है, स्टंट ठीक है, हार्ट ठीक चल रहा है, इको कर लिया, सब कर लिया। आपको कभी कभी बहुत चीज़ें पता नहीं लगती कि क्या हुआ। ब्लड प्रेशर 50, और अब लगे कि अब वो उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा, और आपने रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया कि अल्ट्रासाउंड पेट का करो, वहाँ तो खून नहीं जमा है, फलाना नहीं है। तो कभी कभी क्लिक होती है। फिर देखा गया कि उसकी गर्दन में, उसने एनेस्थेटिस्ट से बताया, काफ़ी सूज गई है। तो हम लोग को पता लगा कि जरा ये डाई एलर्जी तो नहीं हो सकती है। यस। उसके बाद हम लोगों ने उसका इलाज शुरू किया। आप कभी कभी ऐसा लगता है खट्टे से इम्प्रूव हो गया। और ये डाई एलर्जी किसने बताया? उसे एक सिस्टर ने बताया कि डॉक्टर साहब डाई एलर्जी तो नहीं, हमने भी एक मरीज ऐसा देखा था। आपकी परिभाषा में एक अच्छा डॉक्टर कौन होता है? एक अच्छा डॉक्टर हमारे यहाँ, हम हमेशा कहते हैं, सबसे अच्छा डॉक्टर वही होता है जो सर्जरी तो ठीक ठाक करे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को अच्छी तरह मैनेज करे। कॉम्प्लिकेशन तो सबकी जिंदगी में होना है। कोई डॉक्टर दुनिया में ऐसा नहीं है जो कहेगा कि मेरे साथ कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। उस समय यस, वही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। कभी कभी होता है आप अपने रिलेटिव की कर रहे होते हैं और अचानक कुछ सिक हो जाता है। उस समय अगर आपने अपने इमोशन कंट्रोल में नहीं किए तो आपसे गलतियां जरूर होंगी। मौत आपके लिए क्या है? हम हमेशा कहते हैं आप बहुत प्यासे हो और आपको कोई पानी पिला दे, फिर आपसे पूछो उसका टेस्ट क्या है, आप कभी नहीं बता पाओगे। हमारे साथ ये उल्टा है। जब आप बहुत इमोशन से उस मरीज का इलाज कर रहे हो और उस मरीज की मृत्यु हो जाए, मैं नहीं बता सकता कि क्या दुख होता है, कितना दुख होता है। क्योंकि मौत क्या है, एक पूरे, मैं हमेशा कहता हूं पूरे परिवार की मौत होती है, एक इंसान की नहीं होती है। आप किसी शमशान में जो लाशें जलाता है उसका इंटरव्यू लेके आना, ऐसा नहीं है कि लाशें देख के वो खुश होता होगा, कोई नहीं हो सकता, बट वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसको मान लेता है कि अरे इसको हमने मोक्ष दे दिया। तो हम भी उसी पॉजिटिव चीजों से उस चीज को, अपने मन को बहलाते हैं कि यार तुमने तो सही किया था, नॉट थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग, अगली बार मत करना। आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं? कि आप भले हमें भगवान माने, हम भगवान नहीं हो सकते। तो आपको कभी कभी अपनी डिफीट भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है और ये मानना पड़ता है कि नहीं, कल फिर हम इलाज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर बार आदमी मरेगा, हम कल फिर इलाज करेंगे, कल उसको फिर ठीक करेंगे। एक सक्सेसफुल डॉक्टर के लिए 3 सूत्र क्या हैं? अगर इस प्रोफेशन में आए हो तो 3 चीज मान के आना। एक सेवा है, एक धर्म है और मेहनत करनी है। डॉक्टरी प्रोफेशन एक ऐसा है जहां आप दूसरे के लिए जीते हैं, आप उसकी खुशी के लिए जीते हैं। मेरे पास कोई आदमी हंसता हुआ तो आता नहीं है,
हर आदमी मेरे पास दुखी आता है। तो तुम कैसे मान लो कि कभी कभी बोल रहे यार हर बार मुझे दुखी लोगों को देखना पड़ता है। भाई तुम्हारे पास हंसता हुआ इंसान क्यों आएगा? ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको हमेशा नॉलेज गेन करनी है। एक डॉक्टर का मतलब होता है कि मरीज की भावनाओं को भी समझो, उनकी पारिवारिक समस्याओं को भी आपको समझना पड़ेगा। आपने दवा तो लिख दी 200 रुपए की, उसकी आमदनी 100 रुपए की है, तो क्या खाएगा? आपको अगर मालूम है कि इसकी आमदनी 100 की है और ये सिर्फ 10 रुपए दवाओं पे खर्च कर सकेगा, तो आप वो दवा लिखेंगे जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मल्टीविटामिन नहीं लिखेंगे आप। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस प्रोफेशन में जब भी आना है तो मरीज को कमोडिटी मत समझना, ये समझना वो अपना सर्वस्व त्याग के आपके पास आया है। तो ये थे डॉक्टर राकेश, जिनका कहना एकदम सही है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट सिर्फ उसकी मेडिकल कंडीशन पे नहीं बल्कि फाइनेंशियल कंडीशन पे भी डिपेंडेंट है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनसंग स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारी ईमेल आईडी पर मेल कीजिए। इस अनसंग स्टोरी को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही अनसंग स्टोरीज़ को विटनेस करने के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। Stay tuned.